हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की हमारी सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में सीखा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, और साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब। बात आ गई आपको समझ में। और आज की क्लास में भी हमें उसी कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को आगे एक एक करके देखना होगा कि अब किस तरह से फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास को। आज की क्लास देखिए, पिछली क्लास जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, उतनी ही आज की क्लास भी इम्पॉर्टेंट है। और आज की क्यों सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी चैप्टर के, आज मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये आखिर में जो है कौन से इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले हेडिंग। हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? एनोड रेस के बारे में। एनोड रेस, और या फिर इन्हें हम कैनाल रेस भी कहते हैं। और ओवरऑल हमें पढ़ना किस बारे में है? तो हमें देखना है आज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बात आ गई समझ में। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जूलियस प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे गैसेस की कंडक्टिविटी के ऊपर, कि आखिर में गैसेस में कौन कंडक्टिव नेचर की होती हैं, कौन नहीं होती हैं, और एक्सीडेंटली उन्होंने कैथोड रेस की डिस्कवरी कर दी थी, जिससे फर्दर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की हमने डिस्कवरी की। अब आज हमें फिर से एक बार उसी कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन इस बार का देखिए जो एक्सपेरिमेंट है आपका ना, वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन बेसिकली अगेन एक परफोर्टेड कैथोड रे ट्यूब यूज़ कर रहे थे, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। और ये कैथोड रेस को ही ना थोड़ा सा और स्टडी करना चाहते थे उसी की, कि आखिर में इनकी और क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब इनका भी कोई पर्टिकुलर इरादा नहीं था कि मुझे प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर करना है। बात आई आपको समझ में। तो देखिए हम फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपनी वही कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ तो मैं पूरी ड्रॉ कर देता हूँ ट्यूब अपनी। कुछ ऐसे दिखती थी हमें हमारी कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे हम अपना वैक्यूम पंप जोड़ देते हैं, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे इस बार देखिए डिफरेंस क्या था, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया, ये तो एक इलेक्ट्रोड आपका लगाया यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ठीक था, और इसे उन्होंने यूज़ किया एज एनोड। बात आई समझ में। और यहाँ पर उन्होंने जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड था, देखिए तो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज क्या किया कि इसमें उन्होंने परफोर्टेड कैथोड रे ट्यूब यूज़ की, ठीक है। परफोर्टेड कैथोड मतलब ऐसी कैथोड इलेक्ट्रोड जिसमें बीच बीच में छेद बने थे, गैप्स बने हुए थे। बात आई समझ में। तो इन गैप्स को बेसिकली देखिए हम लोग ऐसे मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, इन गैप्स को हम लोग कैनाल्स भी कहते हैं। बात आई आपको समझ में। अब ये परफोर्टेड कैथोड रे ट्यूब थी, ये आपका इलेक्ट्रोड कौन सा वाला है? कैथोड वाला। अब हम इसे अगेन क्या करेंगे, भाई हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया एक किसी हाई पोटेंशियल सोर्स के थ्रू। सिमिलरली यहाँ से इस वाले को भी। तो ये एनोड का मतलब आपका कौन सा वाला इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल ऐसा। और ये क्या है आपका? ये कोई हाई वोल्टेज सोर्स है। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में। अब देखिए यहाँ पे एक उन्होंने एडिशनल अरेंजमेंट और किया था कि इस तरफ उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी कैथोड रे ट्यूब के एक सिरे के ऊपर। ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग उन्होंने क्यों कर रखी थी? तो आपको मालूम है जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग क्या करेगी, हमें रेस को आइडेंटिफाई करके उसकी लोकेशन बताएगी। क्योंकि जब भी कोई रे वगैरह इससे टकराएगी तो इस स्क्रीन पर उस रे के जहाँ पर वो टकराने की जगह होगी वहाँ पे स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, जिससे मुझे उस रे की लोकेशन पता चल जाएगी कि आखिर ये रे कहाँ पर हिट कर रही है। समझ में आ गई बात। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं ये हाई वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पर लो प्रेशर पे ही हम बात कर रहे हैं अपनी सारी, लो प्रेशर। तो देखिए होगा क्या, इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ये देखा गोल्डस्टीन ने
कि कैथोड रेज तो इस एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस होती ही होती हैं। मतलब आपने खुद देखा था कि हाई वोल्टेज सोर्स अगर हम लेते थे, लो प्रेशर पे यहाँ कोई बीच में गैस भर देते थे, तो यहाँ पर तो कैथोड रेज आपकी प्रोड्यूस होती ही थी, लेकिन कैथोड रेज के साथ साथ एक अदर टाइप्स की रेज भी यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, जो कि इस बार किधर से किधर को जाती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं। किधर से किधर को, एनोड से कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ को। अब देखिए इन रेज की एक्सिस्टेंस का पता कैसे चला होगा गोल्डस्टीन को, जब ये रेज यहाँ इन कैनाल से पास होके यहाँ इस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे टकराई होंगी, तब जाके गोल्डस्टीन को पता चला होगा इन रेज की एग्जिस्टेंस के बारे में कि हाँ कुछ रेज ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जो एनोड वाले इलेक्ट्रोड से कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती हैं। कैथोड रेज का मूवमेंट किधर था, कैथोड से एनोड की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने बीच में ना अब भर दी डिफरेंट टाइप्स की गैसेस भर के ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, और यहाँ पर सबसे फेवरेबल रिजल्ट जो उनको मिला, मतलब सबसे एक्यूरेट रिजल्ट, वो किसके लिए मिला था उन्हें, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो H2 गैस जो कि यहाँ पर भरी हुई है लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज सोर्स पर। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए यहाँ से इन रेस के एग्जिस्टेंस के बारे में तो पता चल गया गोल्डस्टीन को, लेकिन अब हमें इन रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना था, जिस तरह से हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था एक एक करके। तो अगेन साइंटिस्ट ने देखिए इन्हें यही सारे काम करने शुरू किए स्टडी वाले, लेकिन इन रेस को बोला क्या गया, तो ये रेस एनोड से किधर की तरफ मूव कर रही थी, कैथोड की तरफ। तो इसी वजह से हमने इन रेस को क्या नाम दे दिया, एनोड रेस, क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती थी, एनोड वाले इलेक्ट्रोड से। या फिर देखिए ये रेस, ये जो परफोर्टेड कैथोड यानी छेद वाला कैथोड की प्लेट हमने यूज़ की है, इसके कैनाल्स में से भी पास हो जाती हैं। इन कैनाल्स में से पास हो जाने की वजह से हम इन्हें कैनाल रेस भी कहते हैं। तो इनका एक एडिशनल नेम क्या हो गया, कैनाल रेस। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। तो फिर से हम अगर देखिए यहाँ पर एक कोई मेटल का ऑब्स्टेकल लगा दें इन रेस के वे में, मतलब अगर मैं यहाँ पे सोचिए कोई मेटल की ऐसे प्लेट वगैरह लगा दूँ इन रेस के वे में, तो ये क्या करती हैं, इस मेटल प्लेट की एक शैडो यहाँ पर लगी स्क्रीन पे कास्ट करके मुझे देती हैं। तो मतलब पहली प्रॉपर्टीज़ तो क्या है कि ये शैडो कास्ट करती हैं, एनोड रेस शैडो कास्ट करती हैं। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस मेटल प्लेट को हटा के यहाँ पे एक पिन व्हील लगा दूँ, पिन व्हील वही चरखी वाला पंखा जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो ये रेस क्या करती है, पिन व्हील को रोटेट करा देती है, घुमा देती हैं। घुमाने से आपको मालूम है क्या रिजल्ट निकलते थे, अगर पिन व्हील मेरा रोटेट कर रहा है तो पिन व्हील के रोटेट करने का कारण क्या था कि कोई पार्टिकल जो कि उस रे के अंदर रहा होगा वो आके टकराया है पिन व्हील से, तभी जाके पिन व्हील में रोटेशन हुआ है। बात आई समझ में। तो इसका मतलब यानी पिन व्हील के रोटेट करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर सॉलिड मैटर पार्टिकल्स होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो क्या हो गई कि ये पिन व्हील को रोटेट करा सकती है, यानी इन केस ऑफ एनोड रेस पिन व्हील रोटेशन होता है, पिन व्हील रोटेशन होता है। और इससे ये हमें पता चलता है कि इसमें सॉलिड मैटर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं एनोड रेस में। बात आई समझ में। अब देखिए ये सॉलिड मैटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्स्टेकल इनके वे में बहुत ज़्यादा देर तक इनके रास्ते के बीच में रख दिया जाए तो ये उस पर हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेंगी, बिकॉज कोलिजन हो रहा है इनका कॉन्टिन्यूसली। इसके पार्टिकल एनोड रेस के कॉन्टिन्यूसली टकराते जा रहे हैं उस मेटल की प्लेट से, तो ये मेटल की प्लेट धीरे धीरे गर्म हो जाएगी क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस अगली प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी कि एनोड रेस जो होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने से रिजल्ट ये निकला आपका कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। बात आई समझ में। इन रेस के पास में काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अब जब साइंटिस्ट को एनोड रेस के बारे में ये सारी बातें पता चल चुकी थी, तो अब साइंटिस्ट को जो है मेन मोटिव ये था उनके सामने कि आखिर इस पार्टिकल का नेचर कैसा है, आखिर ये किस नेचर का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये सारी बातें साइंटिस्ट को पता करनी थी। तो उसके लिए भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, साइंटिस्ट ने
ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से डेवलप कराई प्लेट्स के बीच में। हमने लास्ट क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये पॉजिटिव प्लेट आपकी प्लस 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 और यहाँ से माइनस 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 इस तरह से। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है। समझ में आई बात? अब देखिए होगा क्या, कैथोड रेस की देखिए अगर हम बात करें, कैथोड रेस को अगर मैं यहाँ से गुजारता था यहाँ से इस तरह से, तो कैथोड रेज में देखिए जो डिफ्लेक्शन होता था वो किधर होता था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कैथोड रेज ऐसे सीधे जाने के बजाय किधर की तरफ मुड़ जाती थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैथोड रेज की। ये कैथोड रेज है। लेकिन अगर हम जस्ट अपोजिट इनके एनोड रेज की बात करें तो एनोड रेज देखिए क्या करती हैं, अगर मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनोड रेज को पास कराऊँ तो ये निगेटिव वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब ये ऐसे सीधे जाने के बजाय किधर की तरफ झुक जाती हैं, किधर की तरफ डेविएट होती हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ। और नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होने का मतलब ये है कि इन रेज के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, क्योंकि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होता है। बात आई आपको समझ में? तो एक चीज़ है तो यह यहाँ से और क्लियर हो गई कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। बात आ रही ना आपको समझ में? अब ये पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का है, फंडामेंटल है या फिर नहीं है, ये चीज़ भी हमें पता करनी है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो हमने पता कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन मेरा फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन आखिर ये एनोड रेस के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल पाया जा रहा है ये फंडामेंटल है या फिर नहीं है, ये कैसे पता करूँगा? तो इसको पता करने का हमारे पास जरिया कौन होता है, इसे हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ E/m रेशियो। ठीक है, देखिए जब जे थॉमसन ने इन रेस के लिए E/m यानी चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया तो उन्होंने ना एक बड़ी कमाल की चीज़ देखी। कमाल की चीज़ ये देखी उन्होंने, एक तो ये जो E/m रेशियो होता था किसके लिए, पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए, ये कैथोड रेस के कंपैरिजन में हमेशा कैसा आता था, मिनिमम आता था। ये कैसा आता था, मिनिमम आता था कैथोड रेस के कंपैरिजन में। बात आई समझ में? दूसरा इन्होंने क्या देखा कि इस E/m रेशियो की जो वैल्यू थी वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती है, यानी गैस डिपेंडेंट होती है E/m की वैल्यू किसके लिए, इन पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी एनोड रेस के लिए। जबकि कैथोड रेस में देखिए गैस के नेचर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी हमारी नहीं जाती थी। अब गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये है कि जो भी भाई साहब यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्टिकल है ये फंडामेंटल नहीं था, ये पॉजिटिव चार्ज फंडामेंटल नहीं था। क्योंकि अगर ये फंडामेंटल होता तो मैं अगर गैस बदल भी देता तो भी कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला ना ही था E/m रेशियो के ऊपर, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये फंडामेंटल नहीं है। तो अब साइंटिस्ट ने देखा एक और कमाल की चीज़, एक और कमाल की चीज़ उन्होंने ये देखी कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था ना हाइड्रोजन गैस के लिए हमें सबसे फेवरेबल रिजल्ट्स मिले थे। तो जब ये E/m रेशियो किसके लिए कैलकुलेट किया गया, H2 गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, तो देखा ये गया कि इस हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स के लिए ये E/m रेशियो जो था वो कैसा था, मैक्सिमम था। मैक्सिमम लेकिन किसमें, पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए। अभी भी ये कैथोड रेस के E/m रेशियो से तो कम ही था, लेकिन अपने जो पॉजिटिव वाला इनका खानदान था उसमें सबसे मैक्सिमम रेशियो किसके लिए था मेरे पास, हाइड्रोजन गैस के लिए। अब देखिए E/m मैक्सिमम कब जाएगा आपका, जायज़ बात है जब मास आपका मिनिमम हो जाए। समझ में आ गई ना बात? यानी कि हाइड्रोजन गैस के लिए मास जो भी पार्टिकल था वो मिनिमम जा रहा होगा, तभी E/m रेशियो मेरा कैसा आया है, मैक्सिमम आया है। तो साइंटिस्ट ने बोला अब ये समझ में आ गया कि हाइड्रोजन गैस का जो भी पार्टिकल है वही कैसा है हमारे लिए, फंडामेंटल पार्टिकल है। क्योंकि अब इससे लीस्ट वैल्यू मतलब इससे मैक्सिमम वैल्यू किसी भी गैस के लिए E/m की पॉसिबल नहीं थी। समझ में आई बात? तो कुल मिला जुला के साइंटिस्ट ने एक मुद्दा मतलब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला कि हाइड्रोजन गैस का जो पॉजिटिव पार्टिकल है यानी कि H+, ये जो H+ पार्टिकल है ना ये मेरे लिए कैसा है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ये कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल। अब फंडामेंटल पार्टिकल मतलब क्या,
वो पार्टिकल जो हर एक एटम में पाया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो हर एक एटम में पाया जाएगा। समझ में आई बात? वैसे ही H+ इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी H+ भी हर एक एटम के अंदर पाया जाएगा। और इसी H+ को बाद में रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। उन्होंने बोला ये जो हाइड्रोजन गैस का ये जो पॉजिटिव चार्ज है H+, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, और यही फंडामेंटल चार्ज होता है। समझ में आ गई बात आपको इतनी? तो इस तरह से देखिए हमारी डिस्कवरी हुई जाके किसकी? प्रोटॉन की। इतनी सारी नौटंकी यहाँ पे हमने की, तब जाके हम प्रोटॉन को कहीं डिस्कवर कर पाएँ। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की तो बात हमने कर ली, तो थोड़ी सी और चीज़ें हम इसके बारे में जान जाते हैं कि इस पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? E+ के बराबर। प्रोटॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? E+ से। इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते थे? E- से। और ये जो E+ चार्ज होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर होता है, लेकिन नेचर में अपोजिट होता है। नेचर इसका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि E- जो था वो देखिए क्या था? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है। दोनों में बस डिफरेंस यही है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बाकी आपका दोनों पर सेम ही रहता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, मास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो देखिए लगभग नेग्लेजिबल था, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। लेकिन प्रोटॉन के पास एक सिग्निफिकेंट मास होता है जो लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम्स के बराबर होता है। ये देखिए ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं चार्जेस और मास वगैरह की ना, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ये आपको कभी भी क्वेश्चन वाला लिख के नहीं देगा, बिकॉज ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए फिक्स वैल्यूज़ हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में ही रखना होगा। बात आई आपको समझ में? अब देखिए इतनी सारी बातें तो हमने यहाँ पे कर ली एनोड रेस के बारे में, लेकिन एक कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिससे एकदम समझ लीजिए आप ना, एकदम दिल आपका बाग बाग हो जाएगा सुनते ही। साइंटिस्ट के सामने अब एक बात और थी, एक छोटा सा डाउट और था। वो छोटा सा डाउट देखिए क्या था। लोगों ने बोला ठीक है, आपने लास्ट टाइम ये बोला था कि कैथोड रेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जब आप बोलते थे कि हाई पोटेंशियल पे मैं इन इलेक्ट्रोड्स को चार्ज करता था तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते थे। वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर गैस के पार्टिकल्स से टकराते थे और उनसे भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा देते थे। समझ में आई बात? तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता था, हम समझ गए कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, रदरफोर्ड वगैरह ने, तो उन्होंने ये देखा कि यार ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है ना, इसे मैं एटम के अंदर से आइसोलेट नहीं कर सकता हूँ, मतलब निकाल के अलग नहीं कर सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज को किसी एटम के अंदर से। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज आखिर में आया कहाँ से? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि ये रेज एनोड से कैथोड की तरफ बड़े आराम से मूव कर रही है। तो एक्चुअल में जानते हैं ये पॉजिटिव यानी ये जो एनोड रेज थी वो क्या थी? ये जो रेस थी ना, हमें लग तो रहा था कि एनोड से प्रोड्यूस होकर कैथोड की तरफ जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ये जो मैंने बीच में गैस भर रखी है ना, ये इसी गैस के पॉजिटिव पार्टिकल्स थे। बात आई समझ में? मतलब यहाँ से देखिए जब हाई वोल्टेज पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था तो वो किसी गैस के पार्टिकल से टकराता था और उससे भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा देता था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद ये जो पॉजिटिव पोर्शन बच रहा है आपके सामने ना, यही मूव करके जाता था आपका एनोड से कैथोड की तरफ, और हमें देखने में क्या लगता था कि एनोड रेस को प्रोड्यूस कर रहा है और कैथोड की तरफ भेज रहा है। बात आई ना आपको समझ में? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असली रीज़न क्या था एनोड रेस के प्रोडक्शन का, वो भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। बहुत बड़ी बात बता दी, बहुत एकदम मज़ेदार, एकदम ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? ये फंसाने वाला टॉपिक था, मतलब अगर आप ये जनरली क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो वो इसमें उलझ सकता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए ये तो हमने देख लिया एनोड रेस के बारे में, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। लेकिन देखना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद भी रखिए, बिकॉज आपके लिए यही यूज़फुल होने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप याद रख पाएंगे, याद रखने की टेंडेंसी आपकी जितनी ज़्यादा है, उतने ही ज़्यादा चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को। और याद आप ज़्यादा से ज़्यादा कब रख पाएंगे? जब आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे, तभी आपके जाके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर
होंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए एक चीज़ तो हमने यहाँ पे और देख ली कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि आखिर में न्यूट्रॉन नाम का जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्कवर कर लिया एटम के अंदर, नेगेटिव चार्ज भी डिस्कवर कर लिया, तो आखिर इस तीसरे पार्टिकल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमें आइडिया कैसे आया कि यार न्यूट्रॉन जैसा भी कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए मैटर के अंदर, एटम के अंदर। तो देखिए इसका आइडिया जाके हमें लगा ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन चैप्टर आएगा आपके फिजिक्स में, उसमें एंगुलर मोमेंटम नाम की एक चीज़ आती है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मीन्स जे वेक्टर इज इक्वल्स क्या, मास इंटू वेलोसिटी इंटू में रेडियस। बात आ गई समझ में? यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट ने ये देखा कि किसी भी एटम के स्टेबल होने के लिए इस एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व रहना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन और केवल प्रोटॉन अगर एटम के अंदर प्रेजेंट हो तो इस एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व होना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में टर्म कौन इंक्लूड है? मास का टर्म इंक्लूड है। अगर एटम को स्टेबिलिटी पानी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, अगर एटम को स्टेबिलिटी पानी है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन यानी m ड्यू टू e माइनस वी इंटू आर इज इक्वल्स टू होना चाहिए टोटल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोटॉन यानी E प्लस यानी m इंटू ई प्लस वी आर, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर हम कंजर्व होने की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में कंजर्व नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए मास की वैल्यूज़ देखिए अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का मास एकदम कम होता है, प्रोटॉन के पास एक सिग्निफिकेंट मास होता है लगभग 1 AMU के बराबर। तो जब दोनों के मास में ही देखिए डिफरेंस है, एक 5 किलो का है, उसके सामने दूसरे का वेट ही नेग्लेजिबल है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। मतलब एक तीसरे पार्टिकल को यहाँ पे एंट्री मारनी ही पड़ेगी जो कि उसके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दे और इलेक्ट्रॉन की तरफ से सपोर्ट करे और प्रोटॉन का नेट एंगुलर मोमेंटम क्या कर डाले? कंजर्व कर डाले। मतलब यहाँ पे ना कुल मिला जुला के अगर आप सिंपल लॉजिकल वे में इस चीज़ को समझना चाहें तो मामला कुछ ऐसा है कि कबड्डी का मैच हो रहा है और एक टीम के पास में खूब ढेर सारे भर भर के खिलाड़ी हैं और दूसरी टीम में बेचारा एक बंदा अकेला खड़ा है जिसके अंदर दम नहीं है, ठीक। तो क्या बताइए ये मैच जीतने की पॉसिबिलिटीज़ है, संभावना है? बिल्कुल नहीं। मैच तो वही टीम लेके जाएगी ना जो कि आपके सामने वाली हो, जो कि आपके बराबरी की नहीं है। लेकिन मुकाबला तो बराबरी वालों में ही अच्छा लगता है और बराबरी वालों में मुकाबला यहाँ पे कब हो पाएगा? जब इस सिंगल पसली वाले बंदे के टीम में भी और बंदे आ जाएंगे। तो बिल्कुल वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दंगल में भी है। प्रोटॉन के पास पूरी की पूरी अच्छी सी टीम है अपनी बढ़िया मास वाली, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास में मास की कमी होने की वजह से इतना एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से न्यूट्रॉन अगर एंट्री मार जाता है यहाँ पे तो उसके मास की वजह से इसे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और एंगुलर मोमेंटम टोटली बैलेंस हो जाएगा। तो दैट्स द आइडिया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तभी साइंटिस्ट को लगा कि न्यूट्रॉन जैसा भी कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए। रदरफोर्ड द ग्रेट साइंटिस्ट, उनका ये आइडिया था। अब देखिए इसे डिस्कवर कैसे किया गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक, ठीक है। फॉर्मली हम इन्हें चैडविक नाम से जानते हैं, पूरा नाम हालांकि इनका कुछ बड़ा ही होगा। अब चैडविक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म कर रहे थे कि इन्होंने ले लिया भाई साहब यहाँ पे बेरिलियम, ठीक है, यानी कि 4Be9। 4 क्या है? एटॉमिक नंबर और 9 क्या है? मास नंबर, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में बात करने वाले हैं। आप उसे देखेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये मास नंबर होता है, ठीक है। बस इतना समझिए। तो चैडविक क्या करा रहे थे? इस बेरिलियम के एटम पर अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ से बॉम्बिंग करवा रहे थे। मतलब ये अल्फा पार्टिकल लिया, उसको ऐसे फेंक दिया उसके ऊपर। तो बेसिकली हाथ से उठा के नहीं फेंक रहे थे, एक उन्होंने यहाँ पर कुछ ट्रिगर मैकेनिज्म लगा रखा था जिससे कि ये अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बिंग करवा रहे थे, फेंक रहे थे इस बेरिलियम के एटम के ऊपर। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अगर आपके सामने देखिए H+ लिखा है तो H+ मतलब आप क्या समझेंगे? प्रोटॉन है।
बात आई समझ में। लेकिन अगर हम लोग बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो देखिए हीलियम का नाम तो आप सबने सुना होगा। डबली आयोनाइज्ड हीलियम जो होता है यानी He++ या He+2 2He4 2 इसका मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर। तो ये जो डबली आयोनाइज्ड हीलियम होता है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल्फा पार्टिकल के नाम से। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, बहुत ही काम की ये बात है। समझ में आई बात? तो इस अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 से बॉम्बिंग हो रही थी किसके ऊपर? इस 4Be9 के ऊपर। और बॉम्बिंग का देखिए नतीजा क्या निकला कि जब चैडविक ने यहाँ पे बॉम्बिंग करवाई अल्फा पार्टिकल्स के बेरिलियम के ऊपर, तो इस बेरिलियम एटम का ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया ये बेरिलियम एटम। और टूट के इसने क्या प्रोड्यूस किया? इसने प्रोड्यूस किया एक कार्बन का एटम यानी कि 6C12। समझ में आई बात? क्या प्रोड्यूस किया? एक कार्बन एटम टूटकर, और साथ ही में हमें निकाल के दिया एक नया पार्टिकल जिसे दुनिया ने जाना किस नाम से? न्यूट्रॉन के नाम से। तो ये जो पार्टिकल यहाँ आपको दिख रहा है 0N1, 0 का मतलब क्या है? इसके ऊपर चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, और 1 मतलब इसके पास मास है, क्योंकि हमें मास की ज़रूरत है यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन नाम का ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से डिस्कवर हुआ, कैसे? बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बिंग कराई गई। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता तो हम इसे न्यूट्रॉन ना कहते, क्योंकि इसका न्यूट्रॉन नाम ही किस लिए पड़ा है? न्यूट्रल होने की वजह से। न्यूट्रल तो न्यूट्रॉन, ठीक। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता ना, तो फिर से यहाँ से एटम की स्टेबिलिटी का बैलेंस ना हो पाता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना प्रोटॉन पे है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा चार्ज। लेकिन अगर इसके ऊपर भी चार्ज होता तो खेल गड़बड़ हो जाता, लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये हमारी खुशकिस्मती, और मास होने की वजह से ये स्टेबिलिटी में आपकी हेल्प कर पाएगा। तो अब जाके आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना है? 0 कूलॉम्स के बराबर। और मास अगर हम देखें तो मास इसका लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। हालांकि एक्चुअल मास तो इसका प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, लेकिन हम लगभग इसका मास प्रोटॉन के बराबर ही मान के चलते हैं। तो मास इसका भी कितना हो गया? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम्स के बराबर। समझ में आ गई बात आपको? तो ये बात थी किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। ये था आइडिया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसे कि हमने यहाँ पर आज देख लिया। और आज की क्लास को भी हम अपनी यहीं पे स्टॉप करेंगे, बिकॉज अभी तक हमने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज के बारे में सीख ली। न्यूट्रॉन भी आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जो कि हर एक एटम के अंदर, हर एक एलिमेंट के एटम के अंदर पाया जाता है। तो हमने देख लिया क्या क्या अभी तक की क्लासेस में? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज मींस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी। और इसी के साथ में अभी तक का हमारा जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट की क्लास जो होगी हमारी, उसमें मैं आपको एक आइडिया दूंगा अबाउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वगैरह क्या होती हैं, इन सब के बारे में खूब प्यारे प्यारे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको पहले इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग दिस कॉन्सेप्ट। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लासेस में। टिल देन बाय।